हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th की देखेंगे। एनसीईआरटी है और सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे आसपास के पदार्थ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले मैटर के बारे में है, यानी पदार्थ के बारे में है। तो चलिए पहले देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे समझाएंगे। यहाँ से देखते हैं, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है, जो भी हम लोग वस्तु देख रहे हैं, तो वो सब एक क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है, जिसका आकार, आकृति, बनावट सेम तो नहीं होता, हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अब यहाँ पे ये था कि जितने भी हमारे आसपास या फिर मतलब जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें जो बनी हैं, तो वैज्ञानिक ने इस चीज़ को नाम दिया था पदार्थ, कि ये सब एक पदार्थ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, ये सब जो है वो पदार्थ है। ये सारी चीज़ पदार्थ हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी जितनी भी जो वस्तु हम लोग पढ़े अभी देखें, सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होता ही है, और ये कुछ स्थान, आयतन भी घेरती है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा में समझते हैं कि पदार्थ है क्या, मैटर आखिर होता क्या है। तो एनसीईआरटी का लाइन तो पढ़ दिए, अब इससे ये समझते हैं कि सबसे ईजी है कि पदार्थ जिसमें एक क्या हो, मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जिसको जो जगह को घेरता हो। ठीक है, ये पदार्थ है। पदार्थ में इतना आपको रखना है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान, यानी कि उसमें आयतन भी होती है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग भी आए थे, जो अपना अपना दिए थे, बताए थे। जैसे आगे पढ़ते हैं, देखिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। जैसे भारत के जो दार्शनिक लोग थे, वो बोले थे कि जो पदार्थ, यानी कि कुछ भी पदार्थ बना हो, वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, कुछ भी हो। और उन्होंने ये कहा, एक पंच तत्व नाम दिया था, कि पंच तत्व कहा कि जो भी पदार्थ है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जो पंच तत्व है। और ये पंच तत्व क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश, ये पंच तत्व हुआ। तो उन लोग का, दार्शनिक लोग का कहना था कि ये जो 5 जो चीज़ें हैं, उनसे मिलकर ही पदार्थ बना है, और उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। उन लोग का कहना था कि जितनी भी विश्व में जो वस्तुएं हैं, जो हम लोग आसपास देखते हैं, वो इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है, चाहे वो वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव हो। तो उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो ये तो पहले जो दार्शनिक लोग थे, वो बताएं कि पंच तत्वों से मिलकर बना है। फिर जब मॉडर्न में जो साइंटिस्ट लोग आए, तो उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और एक केमिकल क्या है, यानी कि 2 भागों में भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे कि भौतिक गुणधर्म पदार्थ का क्या क्या होता है। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, यानी कि
इनका कहना है कि जो चैप्टर 1 जो है पदार्थ का अध्याय 1, तो इसमें सिर्फ हम लोग भौतिक प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे और जो रासायनिक वाला है वो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या क्या है। भौतिक स्वरूप है पदार्थ का कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो है वो एक कण से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, बहुत समय तक तो लोग मतलब जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या क्या उन लोग का विचारधारा था, दो विचारधाराएं ज़्यादा प्रचलित थी। क्या क्या? एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। पदार्थ को उन्होंने लकड़ी के टुकड़े की तरह, जिस तरह से कठोर होता है लकड़ी के टुकड़े ये सब, उस तरह से इन्होंने माना। परंतु जो अन्य जो विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो है रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। उनका कहना था कि जो मैटर है वो रेत जो होता है उससे के कणों से मिलकर बना होता है। तो आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये क्रियाकलाप है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पदार्थ का इसमें हम लोग को क्या क्या नोट करना है, क्या क्या याद रखना है पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि जिसमें मास होता है, यानी कि जिसमें द्रव्यमान होता है, जो एक आयतन होता है जिसमें जो स्थान घेरता है, और पदार्थ जो होता है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ के जो है एक कणों से मिलकर के भी बना होता है। अब आइए इसका क्रियाकलाप के आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप में है कि एक 100 ml का बीकर लें और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। 100 ml आपको का बीकर लेना है और इस बीकर में जल डालना है, आधा भरना है और वहाँ पे आपको चिन्ह दे देना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देना है। या तो आप नमक मिला रहे हैं या फिर आप कुछ भी चीनी ये सब कुछ भी मिला रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से उसको घोल देना है और जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है कि क्या जल में कोई परिवर्तन हुआ। जब हम नमक या शर्करा को उसको घोलें जल में, तो क्या उसका स्तर में कोई बदलाव हुआ। तो आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो देखिए, अगर हम लोग घर में भी नमक या शुगर घोलते हैं पानी में, तो ऐसा नहीं होता है कि वो 1 गिलास है तो ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका स्तर नहीं बदलता है, आप जितना लेंगे उतना ही रहता है। तो इन प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो एक कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ये है कि मान लीजिए 1 गिलास पानी लिए, तो उसमें हम लोग जब चीनी डालते हैं या फिर नमक डालते हैं, तो वो पानी जो होता है वो घुला लेता है और कहीं ना कहीं इसमें स्तर तो चेंज नहीं होता है। आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 2 चम्मच से अगर उसमें हम नमक डाल दिए तो मेरा पानी जो था वो 1.5 गिलास हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आइए आगे समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे फिगर है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिया हुआ है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, नमक मिलाया गया है, पानी लिया गया है, फिर नमक मिलाया, फिर जल से घोले, इसमें घोल लिए हैं, जल है और नमक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि जितनी भी पदार्थ होते हैं कहीं न कहीं उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है और वो अपने आप में घुला लेता है। जब हम लोग 1 गिलास पानी में शुगर या नमक डालते हैं तो वो पानी ज़्यादा तो नहीं होता है, वो उतना ही रहता है, लेकिन वो घुल कर आखिर जाता कहाँ है,
तो पानी में कहीं ना कहीं जगह होता है, वो कण के बीच में कहीं ना कहीं एक रिक्त स्थान होता है जो उस नमक को या फिर चीनी को घुला लेता है और अपने आप में उसे मिला लेता है। अब आइए, पदार्थ के एक कण कितने छोटे हैं। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं, ये क्रियाकलाप समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले है कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मान लिए इसका हम थोड़ा सा ही लिए, मतलब 2 या 3 क्रिस्टल लिए, और 100 ml पानी में जब इसको हम लोग घोलते हैं तो इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस घोल में से हम लोग लिए 10 ml लिए घोल को निकाल करके, और फिर से जब हम लोग फ्रेश पानी में 90 ml जल में फिर से मिला जब देते हैं तो फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला लें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करना है। तनुकृत का मतलब सबसे पहले देखिए, सांद्र और तनु। तनुकृत का अर्थ समझना। ये जो यहाँ पे जो तनुकृत लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तनुकृत का मतलब होता है पतला करना, जितना ही कोई चीज़ पतला होता है। और सांद्र का मतलब क्या होता है? जितना ही कोई चीज़ अगर गाढ़ा है तो वो सांद्र होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे इजी भाषा में समझते हैं कि अगर घर में हम लोग का बोला गया है कि आप ना 1 गिलास पानी में नींबू पानी घोल कर दो मुझे, तो हमें आधा नींबू निचोड़ना था और उसके जगह पे अगर हम 4-5 मतलब बहुत ज़्यादा नींबू निचोड़ कर दे दिए तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सांद्र हो गया, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, काफ़ी खट्टा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हमको तनुकृत करना है तो मतलब कि पतला करना है, अगर आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा कि उसका खट्टापन जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर एक नॉर्मल जितना चाहिए उतना हो जाएगा। तो सांद्र और तनु में ये समझिए कि सांद्र जो होता है वो गाढ़ापन को दर्शा रहा है, यानी कि आप कितना चीज़ को ले रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें ले रहे हो। और तनुकृत का मतलब होता है पतला करना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट को जब 2 या 3 क्रिस्टल ही सिर्फ लिए थे और 100 ml पानी में घोल लेते हैं, तो जब इसको हम धीरे धीरे पानी से क्या करते हैं, 10-10 ml निकालते जाते हैं, तो आप देख सकते हो कितना भी निकालोगे, कितना भी। पहले ये देखो, यहाँ पे 100 ml जल था, ठीक है। अब यहाँ पे जब पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया तो ये पिंक में दिख रहा है, लेकिन जब फिर भी इसमें से निकाल कर 10 ml निकाला गया और फिर जल में डाला गया, फ्रेश जल में, तो भी यहाँ पे कलर आया। फिर से इसी तरह से प्रक्रिया किया गया तो लास्ट में क्या हुआ, इसका कलर नहीं गया। आप देख सकते हो कि हमें जैसा शुद्ध जो पानी होता है वैसा तो कलर नहीं नज़र आ रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिलावट ही है। तो आप आगे देखते हो, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यहाँ पे हम लोग को कितना भी यहाँ पे डाला गया पानी, लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये पानी जो है ये रंगीन ही है। तो आप समझ सकते हो कि पदार्थ का जो कण है वो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तभी तो इतना डालने के बाद भी, पानी फ्रेश डालने के बाद भी वो अपना कलर नहीं हटा पा रहा है, उसमें घुल जा रहा है और वो अपना कलर फिर से ला दे रहा है। ये समझो। आगे देखते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। अब यहाँ समझो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, मतलब इसका पदार्थ का इतना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण कि वो अगर 1000 लीटर भी आप पानी लोगे तो भी आपको जैसा शुद्ध जो पानी रहता है वैसा नज़र नहीं आएगा, वो रंगीन ही रहेगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे
और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब यहाँ पे ये है कि जब इतना छोटा छोटा कण है, इतना छोटा है कि जब तुम इसी तरह चेंज करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर इस कण को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। हम लोग घर में जो डेटॉल यूज करते हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं कि अगर कभी नहाने में या फिर कोई जगह यूज करने में भी उसका स्मेल कितना जल्दी फैलता है। लेकिन आप कितना भी पानी लो और थोड़ा सा भी अगर डेटॉल डालोगे तो उसका स्मेल आता ही है। बहुत सुगंधित रहता है और वो गंध फैलते रहता है। वो लगता ही है कि नहीं, इसमें तो कुछ मिलावट है। तो आप ये देख सकते हो कि इतना छोटा मतलब कण होता है इसका कि ये घुल ही जाता है उसमें। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदार्थ का कण, आप समझ सकते हो कितना छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब उसके यहाँ पे गुण कुछ दिया हुआ है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, पदार्थ का गुण क्या है। तो हम लोग अभी जो क्रियाकलाप देखे थे 1.1 और 1.2 में, जो नमक, शर्करा और डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। नमक को भी हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, घुल जाता है। शर्करा भी घुल जाता है, डेटॉल भी पूरी तरह घुल जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी कण पूरी तरह से घुल जाता है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये एनसीईआरटी के लाइन आपको कथन कार्य में पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो, कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो यस, रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ है उसके पास रिक्त स्थान होता है। जब आप पानी लेते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि नमक डाल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, अरे उसके पास जगह है, रिक्त स्थान होता है जो खुद घुला ले रहा है उसमें। अब यहाँ है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पदार्थ का जो कण होता है वो गतिशील होते रहते हैं, गतिशील है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करो। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे गतिशील होता है। घर में हम लोग का पूजा पाठ होता है या फिर कुछ भी करते हैं, घर में तो पूजा करने में लोग या हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधित चीज़ जलाते हैं वहाँ पे। तो कभी कभी देखते होंगे कि जहाँ पे जला रहे हैं लेकिन उसका जो गंध होता है वो काफ़ी दूर दूर तक फैलता है। अब आप यहाँ पे परफ्यूम का भी ले सकते हो। परफ्यूम तो लोग लगाता है लेकिन उसका स्मेल जो होता है काफ़ी दूर दूर तक जाता है, ठीक है, काफ़ी दूर जाने लगता है। तो यहाँ पे यही ये बोल रहा है कि ये जो गंध जो आया वो कैसे, हम लोग को समीप जाना नहीं पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे अगर बत्ती जलाए वहीं पे हम जाके उसका गंध ले सकते हैं। आप कभी कभी बाहर भी रहोगे तो उसका स्मेल आता है। तो पदार्थ जो होता है गतिशील जो जब होता है तो पदार्थ का ये जो है वो उच्च से निम्न की ओर जाता है। जो गति जब करता है तो उच्च से निम्न की ओर गति करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखो, अगर कोई कमरा है उसमें काफ़ी गंध है हो गया है परफ्यूम का या फिर अगरबत्ती का, और जैसे ही आप कमरा को बंद करके उसमें है और जब खोलोगे तो देखोगे कि उसका धीरे धीरे जो है गंध बाहर जाने लगा। तो ये जो है निम्न की तरफ जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी भरा हुआ था सुगंध, अब वो बाहर जा रहा है। अब वो हवा में, हवा के कण से मिलेगा। जो वायु का कण होता है उसमें ये पदार्थ मिल करके और ये फैलाता है।
और इस चीज़ को विसरण कहते हैं। विसरण के द्वारा जो होता है वो कण गतिशील होता है और फैलता है, ये भी याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप में कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। आपने इनको अपने घर में या कक्ष में एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो हम सब देखते हैं कि जल में अगर स्याही डालते हैं तो इतनी जल्दी से घुल जाता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, ना ही कोई दिन लगता है, ना ही कोई घंटा लगता है। काफ़ी जल्दी ये प्रक्रिया हो जाता है। अब क्रियाकलाप देखते हैं। एक गिलास आप गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। बोल रहा है कि एक गिलास गर्म पानी लेना है और एक ठंडा गिलास का पानी लेना है और एक में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाना नहीं है दोनों को। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। क्रिस्टल को जो नीचे होता है वहाँ पे बैठना, वो बैठ जाएगा। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? बिल्कुल, ये सब बहुत समझना है, तो इसको हम आगे समझते हैं। देखिए क्या क्या है, मुझे इसका सारा जवाब नीचे मिलेगा जब हम ये पढ़ेंगे। तो उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप है 1.3, 1.4 और 1.5, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो अभी हम लोग पढ़े थे अगरबत्ती वाला, जो यहाँ पे दिया था कि गतिशील जो होता है, उसके बारे में कह रहा है कि पदार्थ का जो कण होता है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो कण जो होता है काफ़ी गति में आ जाता है, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ने लगती है। तो ये भी स्टेटमेंट बेस पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ के कणों में क्या गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या अपवर्तित रहती है? तो यहाँ पे बढ़ने लगती है और ज़्यादा तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको नोट करना है कि तापमान जब बढ़ने से कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, कण में जो गतिशीलता होती है, वो काफ़ी बढ़ने लगती है। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। अब देखो, मान लीजिए पदार्थ एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित कैसे होते हैं। अगर हम लेते हैं कि अगरबत्ती वाला ही अध्ययन लिए या फिर परफ्यूम का ही लेते हैं कि जब परफ्यूम आप लगाते हो तो वो स्मेल और दूर दूर तक करने लगता है। तो वो कैसे करता है? तो इसलिए करता है कि वायु में क्या होता है, वो मिश्रित हो जाता है, वायु के कण के साथ वो मिश्रित हो जाता है और मिश्रित होकर के गतिश के कारण, गतिशीलता के कारण वो सुगंधित चारों ओर फैलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। वायु जो है वो सुगंधित चीज़ों को अपने उसमें समावेशित कर लेता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे, जो अगरबत्ती वाला था, कि ये जो भी प्रोसेस होता है वो एक विसरण के कारण होता है। अगर ये भी हम लोग देखते हैं कि घर में गर्मा गर्म जो खाना बनता है, आप उससे भी देख सकते हो कि घर में जब गर्मा गर्म खाना बनता है तो देखते हो कि कभी कभी सब्जी ये सब का स्मेल काफ़ी दूर दूर तक फैलता है। तो बोलते हैं यार चलो आज तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है, तो किसी और के यहाँ भी बन रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्मेल होता है ना, वो दूर तक भी चला जाता है। तो कैसे चला जाता है? तो जब
इसमें होता है, अभी टेम्परेचर वाला जो पढ़े हैं, कि जब हम लोग गर्म चीज़ में देखते हैं कि ये विचरण ज़्यादा होता है, यानी कि गति ज़्यादा होता है। जब हम लोग कोई चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो होती है वो गति ज़्यादा तेज होती है। तो जब हम लोग घर में सब्जी ये सब बनाते हैं तो उसका गंध क्या देखते हो, ज़्यादा है। अगर वो सब्जी ठंडा हो गया तो उसका ज़्यादा गंध नहीं लगता है, जब तक वो गर्म है तब तक ज़्यादा गंध लगेगा। तो ये समझो। अब यहाँ पे वो विचरण के कारण होता है, ये सब विचरण स्वतः मिलना ही विचरण कहलाता है। जो भी पढ़े हैं हम लोग, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः ही मिलना विचरण कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विचरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम लोग कोई चीज़ गर्म करते हैं, अभी सब्जी वाला जो हम आपको एग्जांपल बताएं कि घर में जब सब्जियां अच्छा कभी कभी बनता है तो आप देख सकते हो काफ़ी गंध देता है, तो लगता है अरे आज तो मम्मी काफ़ी अच्छा सब्जी लगता है बना रही है। तो ये सब विचरण के कारण होता है। और जब विचरण गर्म करने पर विचरण और ज़्यादा तेज हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े भी थे विचरण का जो क्या है कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये प्रवाहित होती है। मतलब ये क्या है कि अगर अभी जो एक ये और एग्जांपल दिए थे कि कभी आप रूम में कुछ कर रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, तो जो रूम से जो गंध होता है ना उसके बाहर भी स्मेल करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये विचरण का जो है कि ज़्यादा से कम की ओर होता जाता है। ये बस विचरण का मतलब ही यही याद रखना है कि ये ज़्यादा से कम की ओर इसकी गति होती है। चलिए फिर इसके आगे है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो पढ़ाएंगे अभी एनसीईआरटी। और मैं ये करूँगी, मेरे पास ये सारा चीज़ का नोट्स भी है जो मैं दे दूँगी। इससे भी मैं एक बार रिवाइज करवाऊँगी। इसका शॉर्ट नोट्स है जो मैं खुद से लिखी हूँ। तो पहले एनसीईआरटी की एक करवाने के बाद मैं सारा नोट्स से भी एक बार रीड कर लूँगी। आप लोग भी अगर चाहोगे तो इसका आप लिख सकते हो, इसे भी मैं पढ़ा दूँगी, शॉर्ट नोट्स में है, देख सकते हो ये सब क्या है।